अंतरा इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ, मालदा, पश्चिम बंगाल, 17 जून 1998। उस रात फिजा की कैफियत कुछ अजीब ही थी। मूसलाधार बारिश ने आमों का शहर कहे जाने वाले मालदा की सड़कों को रात 8 बजे ही वीरान कर दिया था और ब्लैकआउट ने समूचे शहर को काली चादर में समेट लिया था। अस्पताल की इमारत भी निविड़ अंधकार से अछूती नहीं थी। राहदारी से लेकर रोगियों के वार्ड तक में रोशनी का और कोई जरिया उपलब्ध नहीं था, सिवाय लालटेनों के। इमारत में वीरानी थी और अगर भतल के कॉरिडोर के आखिरी छोर पर मौजूद रिसेप्शन काउंटर की कुर्सी पर बैठी उस नर्स को, जो मोमबत्ती की रोशनी में किसी बहीखाते की खानापूर्ति में मशरूफ थी, नजरअंदाज कर दिया जाता तो फिलहाल अस्पताल में एक परिंदा तक नहीं नुमाया हो रहा था। काउंटर के पीछे वाली दीवार में कुछ ऊंचाई पर खिड़की थी, जिसकी कांच से तूफानी हवाएं अपना सिर टकराकर ये जता रही थीं कि बारिश के थमने के दूर दूर तक कोई आसार नहीं है। लगभग 10 से 12 मीटर के फासले पर टंगे लालटेनों के बावजूद उस लंबी राहदारी का अधिकांश हिस्सा अंधेरे में गर्क था। कुल मिलाकर अस्पताल का वर्तमान सिनेरियो ऐसा था कि उस क्षण अगर कोई नया इंसान वहां अपनी आमद दर्ज करा लेता तो उसे रामसे के किसी फिल्म के सेट की उपमा देने में तनिक भी संकोच न करता। हालांकि अस्पताल में नर्स अकेली नहीं थी, क्योंकि थोड़े समयांतराल पर परिवेश में पदचापों की गूंज या फिर वार्ड बॉयज या नर्सों की बातचीत की आवाज़ सुनाई दे जा रही थी। बहीखाते की खानापूर्ति में नर्स की मशरूफियत का आलम ये था कि वह उस आदमी के कदमों की न तो आहट भांप सकी और न ही उसकी झलक पा सकी, जो राहदारी में दाखिल होने के बाद सीधा काउंटर की ओर बढ़ा चला आ रहा था। नर्स को उसके आगमन का अंदेशा तब हुआ जब वह काउंटर के एंड सामने पहुंचकर ठिठका और गला खनखारकर उसका ध्यान अपनी ओर आकृष्ट किया। नर्स ने दृष्टि ऊपर उठाए और मोमबत्ती की पीली रोशनी में उस आदमी की शक्ल को तवज्जो दी। घोष बाबू, नर्स के भावों से लगा कि वह आगंतुक को पहचानती थी। आप रिसेप्शन काउंटर पर? कोई मदद चाहिए? मदद नहीं, इजाजत चाहिए, आदमी ने भावहीन स्वर में कहा। नर्स की व्यावसायिक मुस्कान का उस पर कोई असर नहीं हुआ था। कैसी इजाजत? नर्स कलम कागज पर छोड़कर उससे पूरी तरह मुखातिब हुई। मैं किसी को ले आया हूँ। किसी को ले आए हैं? नर्स अचकचाते हुए बोली, मगर किसे? डॉक्टर दास अभी अभी तो मिसेज घोष का चेकअप करके वापस गए हैं। वह कोई डॉक्टर नहीं है, घोष ने पूर्ववत स्वर में कहा। डॉक्टर नहीं है। तो फिर किसे ले आए हैं आप और क्यों ले आए हैं? नर्स के चेहरे पर प्रतिकार नजर आने लगा, क्योंकि मैं समझ चुका हूं कि केस मेडिकल साइंस के दायरे से बाहर जा चुका है। घोष ने लहजे पर जोर देकर कहा, आप लोग मेरी पत्नी को ठीक नहीं कर सकते हैं। जब आप अपने सभी नुक्ते आजमाकर हार जाएंगे तो उसे पागलखाने भेज देंगे। नर्स ने कोई उत्तर नहीं दिया। शायद वह भी कहीं न कहीं घोष की बातों से इत्तेफाक रखती थी और सहानुभूति भी। हाँ, अंत में यही करेंगे आप लोग, घोष ने नम्र पड़ते हुए कहा। किसे ले आए हैं आप? कुछ सोचने के बाद नर्स ने गहरी सांस लेकर पूछा। प्लीज मेरे साथ आइए। नर्स ने बहीखाते को बंद किया और मोमबत्ती को हाथ में लेकर घोष के पीछे पीछे चल पड़ी। घोष उसे लेकर इमारत के मुख्य दरवाजे पर पहुंचे, जहां काले साए की शक्ल में कोई खड़ा था। वह जो कोई भी था, बाहर फैले अंधेरे में इस कदर घुल मिल गया था कि हवाओं के अंधड़ से उसके कपड़ों के उड़ने पर ही उसके वहां खड़े होने का भान हो पा रहा था। उसका दीदार करने के लिए नर्स ने मोमबत्ती का रुख उसकी ओर किया, लेकिन अगले ही क्षण चौंककर पीछे हट गई, कारण कि मोमबत्ती की पीली रोशनी में उसने एक भयानक चेहरा देखा था। ये किसे ले आए हैं आप? नर्स का लहजा यूं कांप रहा था जैसे उसने मौत को देख लिया हो। उसकी हिम्मत दोबारा उस साए पर रोशनी डालने की नहीं हुई। मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। घोष के लहजे में अफसोस भी था, पछतावा भी था और दीनता भी थी। तो ये रास्ता चुन लिया आपने? नर्स ने हिकारत भरे लहजे में कहा। मैं बस अपनी पत्नी को ठीक करना चाहता हूँ, जो आप लोग नहीं कर पा रहे हैं, घोष ने अधीर लहजे में कहा। प्लीज सिस्टर, डू मी अ फेवर। और डॉक्टर दास, उन्हें क्या जवाब दूंगी मैं? उन्हें कुछ पता नहीं चलेगा। ये ज्यादा वक्त नहीं लगाएगी। नर्स ने शुष्क हो रहे अधरों पर जुबान फेरी और हिम्मत करके मोमबत्ती की रोशनी दोबारा उस साए पर डाली।
वह जीर्ण शीर्ण काया वाली एक बुढ़िया थी, जिसके बाल सन की मानिंद श्वेत थे। उसका झुर्रीदार चेहरा भी इस कदर सफ़ेद था कि आभास होता था मानो लंबे समय से पानी में पड़ी कोई लाश उठकर आ गई हो। वह अपनी कृशकाया काया का बोझ लाठी पर डाले हुए कांप रही थी। नस को अपनी ओर देखता पाकर उसके होंठ फैले, वह मुस्कुराई और इस दशा में उसकी मुखाकृति भयानक होने के साथ साथ रहस्यमय भी हो उठी। नस ने भय और घृणा से चेहरा दूसरी ओर घुमा लिया। ये है कौन घोष बाबू? वह मोमबत्ती का रुख घोष की ओर करते हुए पूछी। डायन है, घोष ने दो टूक लहजे में जवाब दिया। अब यही मेरी वासु को ठीक कर सकती है। डायन शब्द सुनकर नस को अपना जिस्म ठंडा पड़ता महसूस हुआ। वह बुढ़िया की ओर तो नहीं देखी, लेकिन ये अनुमान जरूर लगाई कि घोष की बेबसी पर वह मुस्कुरा रही है। क्या आप सही कर रहे हैं? नस के लहजे में इस बात को लेकर अब भी नायकिनी बरकरार थी कि वो आदमी एक डायन को लेकर आया था। मेरा धैर्य अब धराशायी हो चुका है सिस्टर, घोष ने नस से निगाहें चुराते हुए कहा। सही और गलत को पहचानने की मेरी कुव्वत नाउम्मीदी के उन घने बादलों में खो चुकी है जो मेरे दिलो दिमाग पर छाए हुए हैं। मैं नहीं जानता कि अंजाम क्या होगा, लेकिन इतना जरूर जानता हूँ कि अंजाम जो भी होगा उसे भुगतने के लिए मेरी वासु मेरे साथ होगी, मैं अकेला नहीं होऊंगा। नस ने कुछ नहीं कहा और एक नज़र फिर से बुढ़िया पर डाली, जो अंधेरे में काले साए की शक्ल में निश्चल खड़ी थी। घोष ने नस के मौन की पहचान उसकी सहमति के रूप में की और फिर बुढ़िया से मुखातिब होकर बोले, चलो। बुढ़िया लाठी संभाली और उसकी ठक ठक से राहदारी में फैली खामोशी के गाल को थपथपाते हुए घोष के पीछे पीछे आगे बढ़ी। उन दोनों के पीछे पीछे मोमबत्ती थामे हुए चल रही नस को बार बार ये एहसास हो रहा था कि बुढ़िया का रुख भले ही आगे की ओर था, लेकिन उसकी निगाहें उस पर ही ठहरी हुई थी। अच्छी खासी बारिश के कारण वातावरण में पर्याप्त शीतलता थी, बावजूद इसके नस के माथे पर पसीने की बूंदें चुहचुहा रही थीं। कुछ देर पहले थोड़े समयांतराल पर अस्पताल के अन्य कर्मचारियों की जो आवाज़ें सुनाई दे रही थीं, वे भी करीब 10 मिनट से खामोश थीं। फिलहाल स्थिति ऐसी थी जैसे अस्पताल में उन तीनों के अलावा कोई और हो ही न। घोष का रोमांच से बुरा हाल था तो नस का डर से। थोड़ी देर में वे दोनों बुढ़िया को लेकर पहली मंजिल के एक वार्ड के दरवाजे पर पहुंचे। वार्ड के दरवाजे के ऊपर लिखे 13 को देखकर आज नस को पहली दफा ये याद आया कि 13 की संख्या को अपशकुन से जोड़कर देखा जाता है, अन्यथा इससे पहले उसे ये 13 भी सामान्य संख्याओं जैसा ही नजर आता था। अस्पताल के बाकी हिस्सों की तरह वार्ड में भी लालटेन के अलावा रोशनी का कोई स्रोत नहीं था। बेड पर एक बीमार महिला सोई हुई थी, जिसके सिरहाने रखी कुर्सी पर करीब 8 साल की एक लड़की उसके हाथ को अपने हाथ में लिए सो रही थी। नींद में होने के कारण लड़की का धड़ बिस्तर पर था। महिला की तरह वह भी गहरी नींद में थी। तीनों शख्स वार्ड में दाखिल हुए। लड़की को मैडम से अलग करो साहब, बुढ़िया ने खरखराते स्वर में कहा। हालांकि उसके लहजे में अनुरोध था, लेकिन उस अनुरोध में भी एक आदेश छिपा हुआ था। घोष लड़की के पास पहुंचे और आहिस्ता से उसे हिलाया। उनके 2-3 प्रयासों के बाद लड़की आंख मलते हुए उठी, लेकिन ज्यों ही उसने आंखें खोली, सामने एक भयानक शक्ल देखते ही चीखकर घोष से लिपट गई। लड़की को इतनी बुरी तरह डरता देख बुढ़िया मुस्कुरा उठी। उसकी भयानक मुस्कान के फलस्वरूप लड़की के डर में इजाफा हुआ और उसने घोष को कसकर भींच लिया। ये डर रही है, हंसना बंद करो, घोष ने बुढ़िया को झिड़का, क्योंकि लड़की का डर जाना उसे पसंद नहीं आया था। बुढ़िया पर त्वरित असर हुआ और वह यूं खामोश हो गई जैसे मालिक की डांट पर नौकर खामोश हो जाते हैं। इसके विपरीत नस खौफजदा थी। वास्तविक जीवन में वह उस डायन से पहली बार रूबरू थी, जो भयकथाओं की प्रमुख पात्र हुआ करती है और जिसका नाम बच्चों के बीच डर का पर्याय होता है। घोष पर एक खौफ, एक असहजता अनवरत हावी होती जा रही थी। उनकी शारीरिक भाषा इस बात की गवाही दे रही थी कि बुढ़िया को यहाँ लाने का फैसला करना उनके लिए आसान कार्य नहीं था। यद्यपि बुढ़िया ने न तो उनके सामने कोई शर्त रखी थी और न ही अपनी सेवा के बदले में किसी पारिश्रमिक की मांग की थी, बल्कि बगैर किसी हील हुज्जत के सहजतापूर्वक उनके काम के लिए तैयार हो गई थी। तथापि घोष खौफजदा थे,
शायद इसलिए क्योंकि उन्होंने एक डायन से मदद की भीख मांगी थी। बुढ़िया ने अपनी मुस्कुराहट को बेशक नियंत्रित कर लिया था, लेकिन उसकी निगाह अब भी लड़की पर ही थी। वो उसे अनवरत घूर रही थी, मानो उस लड़की को भयभीत देख उसके मन में आह्लाद उमड़ रहा हो। अब इसे इस तरह घूर क्यों रही हो? घोष ने लड़की को अपने पीछे छिपाते हुए कहा। कुछ नहीं साहब। बुढ़िया की तंद्रा भंग हुई। बच्ची प्यारी लगी इसलिए आंखें टंड गईं। अच्छे बच्चे तो हर किसी को प्यारे लगते हैं, डायन को तो और भी प्यारे लगते हैं। बुढ़िया ने अंतिम वाक्य अर्थपूर्ण लहजे में कहा था, जिसे महसूस कर नज़ और घोष दोनों के बदन में सिहरन दौड़ गई। अपना काम शुरू करो, घोष ने जल्दी से कहा। जरूर साहब। बुढ़िया आगे बढ़ी। लालटेन की रोशनी में कमरे की दीवार पर बन रही उसकी परछाई रहस्यमय लग रही थी। जब वो महिला को स्पर्श करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाई तो उसकी परछाई ने ऐसा रूप अख्तियार किया कि लगा मौत का फरिश्ता काले साए के रूप में अपने शिकार की ओर पंजा बढ़ा रहा हो। कमरे में लालटेन ऐसे कोण पर टंगा था कि बुढ़िया के पहले से ही बड़े और नुकीले नाखून परछाई में और भी भयानक नजर आ रहे थे। पलकें भींची हुई और घोष से चिपकी हुई उस छोटी लड़की की कपकपी और बढ़ गई। बुढ़िया सेडेटिव के प्रभाव में पड़ी उस महिला को छूकर, उसकी पलकें खोलकर अपने स्तर से किसी नतीजे पर पहुंचने के बाद घोष से मुखातिब हुई। मेम साहब को मैं बचा लूंगी, लेकिन उससे पहले एक सफ़ेद कफन का बंदोबस्त कर दीजिए और लड़की को बाहर कर दीजिए, वरना ये डर जाएगी। घोष नस की ओर मुड़े, जिसके चेहरे पर इस क्षण खौफ और माथे पर पसीने की बूंदें नजर आ रही थीं। आप इसे लेकर बाहर जाइए सिस्टर। नस ने कोई जवाब नहीं दिया। शायद उसे अब भी ये यकीन नहीं था कि उस वार्ड में विचक्राफ्ट के जरिए मेडिकल साइंस को चुनौती दी जाने वाली थी। प्लीज, घोष ने तीव्र अनुरोध के स्वर में कहा। मुझे आपसे कुछ बात करनी है घोष बाबू। नस ने बुढ़िया पर नजरें टिकाए हुए कहा। जो घोष के लिए ये इशारा था, उस बात के बीच बुढ़िया को गैर मौजूद रहना है। घोष नस को इशारे को भांपकर लड़की की कलाई थामे हुए वार्ड से बाहर आए। ये ठीक नहीं है घोष बाबू। बाहर आने के बाद नस ने विनीत स्वर में कहा, अस्पताल में ये चीजें अलाउ नहीं हैं। जानता हूँ, इसलिए तो कहा कि मुझे आपके फेवर की जरूरत है, लेकिन ये पर्सनली आपके लिए भी सेफ नहीं है। वो बूढ़ी औरत मुझे ठीक नहीं लग रही है। तो क्या करूँ मैं? घोष उग्र होने को उद्यत हुए, लेकिन वार्ड में बुढ़िया की मौजूदगी का ख्याल करके उन्होंने अपना स्वर नीचा कर लिया। वापस भेज दूँ उसे? मुझे यही सही लग रहा है, लेकिन ये सही नहीं है। अगर उसे यहाँ तक लाकर वापस भेज दिया तो इसे वह अपना अपमान समझेगी, अपनी विद्या का अपमान समझेगी। मत भूलो कि वह एक डायन है और एक डायन के लिए अपमान को बर्दाश्त कर पाना नामुमकिन की हद तक मुश्किल होता है। तो फिर मैं आपका फेवर नहीं ले सकती, अपनी आंखों के सामने ये सब नहीं होने दे सकती। नस का दो टूक जवाब सुनकर घोष सन रह गया। आई एम सॉरी घोष बाबू, नस ने अफसोसजनक लहजे में कहा। मैं डॉक्टर 10 को बुलाने जा रही हूँ। अपना निर्णय सुनाकर नस प्रस्थान को उद्यत हुई ही थी कि घोष ने उसकी बांह कसकर थाम ली। उनके चेहरे पर सख्त भाव काबिज हो गए थे और किसी अजनबी जुनून की बदौलत उनके नतूने फड़कने लगे थे, सांसें तेज हो गई थीं। आप कहीं नहीं जाएंगी, उन्होंने एक एक हर्फ को चबाते हुए कहा। छोड़िए मुझे। नस खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए कसमसाए। घोष ने उस छोटी बच्ची पर नजर डाली, जो कभी उसे तो कभी नस को देख रही थी। कुछ सोचकर घोष ने नस को आज़ाद कर दिया। मेरी बेटी पहले ही डरी हुई है, प्लीज उसे और मत डराइए। ये बस थोड़ी देर बात है और कुछ नहीं। कि नस खामोश रहकर घोष के चेहरे की भाषा पढ़ती रही, बोली नहीं। मैं अब रुकने वाला नहीं हूँ। इस दफे घोष का लहजा आर या पार वाला था। आप डॉक्टर दास को बुलाएं, मीडिया को बुलाएं या फिर पुलिस को, मैं उसे वापस भेजने वाला नहीं हूँ। वो जो करने आई है वो तो करके ही जाएगी। आपके सहयोग न करने की दशा में बस यही होगा, ये काम शांति से निबटने के बजाय शोर शराबे के साथ निबटेगा। नस ने गहरी सांस लेकर गर्दन दूसरी ओर घुमा ली, जिसका अर्थ घोष ने ये निकाला कि वह मदद के लिए तैयार है। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। आप मेरी बेटी का ध्यान रखिए, मैं कुछ ही मिनटों में कफन लेकर आता हूँ।
इसके बाद घोष साहब क्षण भर के लिए भी नहीं रुके और अभीष्ट वस्तु लाने के लिए प्रस्थान कर गए। बाहर बारिश तेज हो चुकी थी और रात भी निरंतर गहराती जा रही थी।